नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे यूके प्राइम की। उत्तराखंड से बाहर फंसे राज्य के लोगों को वापस लाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से विभिन्न मार्गों पर 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है। इनमें दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से हल्द्वानी, चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून शामिल हैं। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर रेल मंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि लंबी दूरी की ट्रेनों की अनुमति दे दी जाएगी, जबकि कम दूरी की ट्रेनों के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता है। आज अभी जो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए हमारी उच्च स्तरीय समिति है, उसने विस्तार से विचार किया कि देश में जो उत्तराखंड के लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं और जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, ऐसे अभी तक 86,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, जयपुर से हल्द्वानी और मुंबई से देहरादून, मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलुरु से देहरादून और अहमदाबाद से देहरादून के लिए कुल 12 रेलगाड़ियों की डिमांड हमारी माननीय रेल मंत्री जी से है। और बाकी जो उत्तराखंड परिवहन निगम है, अन्य राज्यों की जो बसें इधर आएंगी, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी प्राइवेट चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि वो अपनी ओपीडी प्रारंभ करें, जिससे आमजन को सुविधा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विगत दिनों उनकी आईएमए के पदाधिकारियों के साथ वार्ता के अनुसार ओपीडी प्रारंभ करने की स्वीकृति हुई थी, परंतु उसके बाद भी कुछ डॉक्टरों के जरिए अभी तक अपनी ओपीडी को प्रारंभ नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरा सभी डॉक्टरों से विनम्र अनुरोध है, कृपया आप सभी सहयोग करें और इस आपातकाल में आपका ये नैतिक दायित्व भी है और आवश्यकता के साथ जरूरत भी है। उत्तराखंड के हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ओपीडी प्रारंभ करें। पिछले दिनों मैं आईएमए के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिला था और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि हम अपनी ओपीडी प्रारंभ करेंगे। कुछ लोगों ने प्रारंभ की है, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, काफ़ी लोगों ने अभी भी ओपीडी अपनी प्रारंभ नहीं की है। तो उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आग्रह है मेरा उनसे कि कृपया आप सहयोग करें। इस आपातकाल में आपका ये नैतिक दायित्व भी है और आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। देश में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके बाद मोदी सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण 2 हफ्ते के लिए शुरू होगा, लेकिन लॉकडाउन में 40 दिन घरों से दूर फंसे लोगों की जल्द घर वापसी हो जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार भी देश में फंसे करीब 1 लाख अपनों को घर लाएगी। अपनी रोडवेज बसों, राज्यों की बसों के अलावा 1 दर्जन स्पेशल ट्रेन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र से मांगी हैं। इस बारे में सीएम रावत का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़त बनाकर चल रही रावत सरकार अपनों को घर लाने में देरी को लेकर निशाने पर थी, लेकिन अब केंद्र के ग्रीन सिग्नल के बाद बस और स्पेशल ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे हजारों लोगों को घर वापसी कर सकते हैं। जो केंद्रीय रेल मंत्री जी से हमारी डिमांड है कि दिल्ली से देहरादून और हल्द्वानी के लिए 2 अलग अलग ट्रेन, इसी तरह से चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून,
जयपुर से हल्द्वानी और मुंबई से देहरादून, मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलुरु से देहरादून और अहमदाबाद से देहरादून के लिए कुल 12 रेलगाड़ियों की डिमांड हमारी माननीय रेल मंत्री जी से है। और बाकी जो उत्तराखंड परिवहन निगम है, अन्य राज्यों की जो बसें इधर आएंगी, उनका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सीएम ने कहा है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार नियमों का पालन कराया जाएगा। मेडिकल और टेस्टिंग फैसिलिटी को पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण की नई गाइडलाइन के अनुसार 3 जोन बनाए गए हैं। भारत सरकार ने 3 तरह के जोन्स बनाए हैं। जिलों को 3 जोन्स में विभक्त किया गया है। रेड जोन, जिसमें कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिला है, और ऑरेंज जोन, जिसमें कि नैनीताल और देहरादून जिला है, और बाकी जो हमारे समस्त जिले हैं, ये जिले ग्रीन जोन में हैं। जो छूट दी जानी प्रस्तावित है इस अगले 2 सप्ताह के पीरियड में, ये जोन्स के कैटेगरी के आधार पर होगा। जोन्स का कैटेगरी एक फिक्स्ड नहीं रहेगा, उसमें कई सारे पैमाने हैं जिसके आधार पर भारत सरकार यह निर्धारित करती है कि किस जोन को किस कैटेगरी में रखा जाना है, और उसी हिसाब से उनका कैटेगराइजेशन भविष्य में भी होगा। तो ये हो सकता है कि कोई रेड जोन ऑरेंज बन जाए, या कोई ग्रीन बन जाए, या इसी तरह से अगर कोई ऑरेंज जोन हो सकता है रेड कैटेगरी में आ जाए। तो ये स्थिति डायनामिक स्थिति है। इसमें यह समझने की बात है कि भारत सरकार ने कई स्थानों पे ये भ्रांतियां भी हैं, और हमारे राज्य में नहीं, अन्य स्थानों पर भी ये प्रश्न उठाया गया था कि हम जिलों का क्लासिफिकेशन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में किस प्रकार से कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसका स्पष्टीकरण दिया था। जिलों में 3 जिले रेड या ऑरेंज कैटेगरी में हैं, और शेष 10 जिले आज के दिन में वो ग्रीन कैटेगरी में है। इसमें आप सभी का सहयोग अवेयरनेस बनाने में तो रहा ही है। यहाँ के जन मानस ने जो ये चुनौती है, उसको बहुत ही बहादुरी से उन्होंने इस चुनौती को टेकअप किया है। वो चाहे सामान्य लोग हों, चाहे हमारे NGOs हों, चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे पुलिस के कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, चाहे हमारे स्थानीय निकाय के कर्मचारी, चाहे फूड डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके अधिकारी कर्मचारी, जिला प्रशासन, सब ने, आप सभी ने देखा है, आपने बहुत अच्छा कवरेज भी किया है। तो इसका परिणाम है कि आज के दिन में 10 जिले हमारे ग्रीन जोन में हैं, जिसमें कि हमें काफ़ी सारी सहूलियतें दी गई हैं। सामान्य रूप से भारत सरकार ने क्या किया है कि कुछ एक्टिविटीज़ को उन्होंने वर्जित कर दिया है। उन वर्जित एक्टिविटीज़ में हम आपको डिटेल में तो अलग से दे ही देंगे। भारत सरकार ने 3 तरह के जोन्स बनाए हैं। जिलों को 3 जोन्स में विभक्त किया गया है। रेड जोन, जिसमें कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिला है, और ऑरेंज जोन, जिसमें कि नैनीताल और देहरादून जिला है, और बाकी जो हमारे समस्त जिले हैं, ये जिले ग्रीन जोन में हैं। जो छूट दी जानी प्रस्तावित है इस अगले 2 सप्ताह के पीरियड में, ये जोन्स के कैटेगरी के आधार पर होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जब राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ किया था, तो उसमें ये बताया गया था कि इसमें एक पैमाना नहीं है, इसमें तकरीबन 4 पैमाने हैं, जिसके आधार पर भारत सरकार फिर उनका वेटेज देखती है, और देखने के बाद क्लासिफिकेशन करती है। इसमें प्रमुख जो 4 हमारे मानक हैं, एक तो है कि एक्टिव केसेस किसी ज़िले में कितनी संख्या में है, टेस्टिंग का वहाँ पे परसेंटेज किस प्रकार से है, वहाँ पर केसेस के डबल होने का रेट क्या है,
और चौथी बात, वहाँ पे जो निगरानी का कार्य हो रहा है, जो सस्पेक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं और भी क्वारंटीन में लोग हैं, उनके विभिन्न सिम्टम्स का सर्वेलेंस का कार्य कैसा चल रहा है, इन सभी के आधार पर एक वहाँ पर निर्धारण होता है कि किन जिलों को हमें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाना है। तो खुशी की बात है कि उत्तराखंड का परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा रहा है और हमारे 13 गदरपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाली सब्जी बाजार में नगर पालिका प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सब्जी बाजार में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फल वालों को अलग जगह भेजा गया तथा सब्जी वालों को अलग भेजा गया। जो भी दुकानदार बिना मास्क के पाए जा रहे हैं, उनका चालान कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानदारों को 8 फीट की जगह दी गई है और बीच में 8 फीट की जगह छोड़ने के लिए भी कहा गया है। जो दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बिना मास्क के कई लोगों को लगातार चिन्हित किया गया और उनके चालान भी किए गए हैं। व्यवस्था कर दी कि जितने फल वाले थे वो सारे यहाँ से हटा के जगह खाली करा ली। बुद्ध बाजार में मात्र सब्जी वाले रहेंगे, उनके भी स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। पढ़ के 8-8 फीट के बीच में गैपिंग होगी दुकानों की, जो गैपिंग रखी जाएगी उनके हमारे हिसाब से अगर कोई दुकानदार अव्यवस्था करता है उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर भी अगर व्यवस्था नहीं बन पाती तो फिर उसकी कार्रवाई विचार किया जाएगा। एक दिन चालान किए थे इन लोगों के, बाद में सचेत भी कर दिया गया। बिना मास्क से कोई पाया जाएगा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और लॉकडाउन से गरीब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी राशन में कटौती को लेकर स्थानीय जनता और ज्यादा परेशान है। वहीं राशन डीलर और खाद्य अधिकारी भी चिंतित हो गए हैं, क्योंकि सरकार मई के महीने में 2.5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल APL कार्ड धारकों को देगी। वहीं प्रति APL कार्ड का 1 किलो चने और 1 किलो मसूर की दाल भी दी जाएगी, जिसमें अभी तक मात्र 70% दाल ही खाद्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है, जिस कारण राशन डीलर भी गोदामों से राशन उठाने से हिचकिचा रहे हैं। उनका कहना है कि इतना कम राशन बांटने से राशन कार्ड धारक आक्रोशित हो सकते हैं। एडिशनल APL वालों के लिए एडिशनल गेहूं और चावल आया हुआ है। इसमें गेहूं जो आया है वो है उनके लिए 2.5 किलो और चावल आया है 5 किलो। वही पुरानी दर पे आया है, पुराने उस पे ही उनको मिलना है और ये 3 महीने तक इनको बराबर मिलेगा, अप्रैल, मई और जून। 1 महीने का आवंटन 7.5 किलो है, जिसमें 2.5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल है। इस समय गोदाम में 2.5 किलो गेहूं के हिसाब से रखा हुआ है। चावल अभी FCI से नहीं आया है, तो जब ये आ जाएगा तब उसके हिसाब से इसको बांट दिया जाएगा। मंगलौर नगर पालिका के 11 सभासदों में अब पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दरअसल नगर पालिका परिषद के चेयरमैन दिलशाद अली के भाई डॉक्टर शमशाद ने सोशल मीडिया में सभासदों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सभासदों में गुस्सा है और एक प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोगों के एक्सपायरी कीटनाशक का खुलासा करने के बाद चेयरमैन के भाई अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ सभासदों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक्सपायरी कीटनाशक मामले में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर भी चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी बौखलाए हुए हैं। ये जो दवाइयों का मसला हुआ है, इसमें सारी जिम्मेदारी EO साहब की और चेयरमैन साहब की है। इन दोनों ने चार्ज लिया, इसके बाद गोदाम में एक्सपायरी दवाइयाँ मिली गई। ना तो इन्होंने इस एक्सपायरी दवाई का कभी बोर्ड में जिक्र करा। जब चार्ज ले लिया था तो इसकी एकमात्र जिम्मेदारी या तो चेयरमैन साहब की बनती है या EO साहब की। बाकी इन्होंने जो 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करी हैं वो सरासर गलत है, उनका कोई भी इसमें रोल नहीं है। लक्सर में सरकार के आदेश पर शासन प्रशासन ने लगभग 1 महीने से रह रहे रिलीफ कैंपों में प्रवासी मजदूरों को आज उनके घर उत्तर प्रदेश भेज दिया है। स्थानीय निवासियों ने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों का फूल डालकर स्वागत किया। प्रवासी मजदूरों को वहां पर खाने पीने की व्यवस्था भी कराई गई है और शासन प्रशासन की ओर से लगातार उनके लिए सैनिटाइज की व्यवस्था भी कराई गई। लक्सर SDM ने बताया कि लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंस गए थे और पैदल ही अपने घरों को वापसी जा रहे थे, सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उनको लक्सर में रिलीफ कैंपों में रखा गया था और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई थी।
के द्वारा जब फर्स्ट स्टेप के जो लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तो जो पंजाब से और हरियाणा से जो माइग्रेंट लेबर आ रहा था, तो उनको यहाँ पर रोका गया था और उनके लिए यहाँ पर राहत कैंप स्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें कि यूपी के लोग हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, एमपी से हैं, पंजाब से हैं। तो उस कड़ी में जो शासन की जो डायरेक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप में यूपी के लोगों को आज भेजने की व्यवस्था की गई है। टोटल 185 लोग हैं जिनको आज यूपी भेजा जा रहा है, और इसके बाद जिस तरह से पंजाब के लोग हैं और कुछ हरियाणा के हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से जैसे डायरेक्शन आते हैं उसके क्रम में उनको भी भेजा जाएगा। वहीं लॉकडाउन में फंसे हरिद्वार के रिलीफ कैंपों में रह रहे लगभग 300 से ज्यादा लोगों में से 204 लोगों को घर भेजा गया है। सीओ सिटी अभय सिंह ने बताया कि ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन सबको गागलहेड़ी भगवानपुर बॉर्डर पर ले जाया जाएगा। इन लोगों में 62 लोग पहाड़ी जनपद से आए हैं। बाकी बचे लोगों की भी व्यवस्था शीघ्र ही की जाएगी। तो से लॉकडाउन के समय कुछ लोग थे जो कि अपने पास इनके पास कोई शेल्टर नहीं था। इन लोगों को हमारे द्वारा रिलीफ कैंपों में रखा गया था, जिसमें आज 204 यात्री जो शेल्टर में हमारे थे, इनको उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। कितने लोग थे ये लोग? ये टोटल संख्या इनकी 249 है, लेकिन और लोग 204 लोग थे जिनको आज भेजा गया। राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन मसूरी ने नगर में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार सुबह से प्रवासी मजदूर मसूरी एसडीएम कार्यालय में पहुंचना शुरू हो गए थे, जहां जिला प्रशासन के कर्मचारियों और डॉक्टर की टीम के द्वारा प्रवासी मजदूरों के कागजात और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मसूरी एसडीएम वरुण चौधरी द्वारा सभी के कागजातों की जांच कर प्रदेश के विभिन्न जिलों को जाने वाले प्रवासियों को अनुमति पत्र प्रदान किया गया। वहीं जिस गाड़ी से प्रवासी जाएंगे उसकी भी जानकारी नोट की गई है। वहीं सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर सभी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सरकार के आदेशों के बाद उधम सिंह नगर जिले में खनन काम शुरू हो गया है। ऐसे में अब कोरोना संक्रमण के भय से लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। मामला शांतिपुरी नंबर 4 का है, जहां पर खनन पट्टा खुलने का विरोध स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। आज गांव की महिलाओं ने खनन शुरू करने का विरोध करते हुए गांव में जाम लगा दिया। जैसे ही मामले की सूचना थाना पंतनगर पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस की टीम के साथ महिलाओं की तीखी नोकझोंक हुई। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में खनन की अनुमति के बाद गांव से बाहर के लोग की आवाजाही हो रही है। खनन कार्य में बाहर से मजदूरों को लाया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण होने का डर बना हुआ है। गोला चल रही है, हमने इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बाहर की लेबर आ रही है, यहाँ जो काम कर रही है बाहर की लेबर, उससे हमें एतराज है। बाहर की लेबर 50-50 लोग अपने घरों पे लेबर रख रहे हैं। अगर कोरोना वायरस आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? या तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें कि हमें बीमारी होगी तो ये लोग हमारा इलाज कराएंगे, हमें सही करके देंगे। अगर बीमारियां आ गई कि कमाएंगे 100 रुपया, लेकिन 100 लोगों की जान ले डूबेंगे, ये भी तो आप लोग भी देखिए हर चीज। इन दिनों पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन चल रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड के लोग लॉकडाउन से पहले ही अन्य प्रदेशों में काम कर रहे थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पूरे भारत में 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड के सभी मजदूर अन्य प्रदेशों में फंस गए थे, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को लाना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन की मदद से सितारगंज लाए गए मजदूरों की मेडिकल जाँच की गई, जिसके बाद सभी 16 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। वहीं लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद है, जिससे अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। वहीं अब उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देश के मानव संस्थान विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सुझाव देते हुए कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में बच्चों को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में कोरोना से बचाव को जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी जागरूक हो सकें। पूरा देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है। मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय निशंक जी से एक सुझाव मैं उनको देना चाहता हूं, और वो यह है कि बच्चों के करिकुलम के अंदर कोरोना से कैसे हमें लड़ना है, कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कैसे हमें सैनिटाइजेशन करना है और मास्क पहनना है। ये बच्चों के अगर हम करिकुलम के अंदर ले आएंगे, बच्चों के
अध्ययन के अंदर ये बात अगर हम ले आएंगे तो मैं समझता हूं कि बच्चे अच्छे कोरोना वॉरियर्स बन करके निकलेंगे और कोरोना से संघर्ष करेंगे और माँ बाप को भी एक दिशा देंगे कि हमारे माँ बाप जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कार्य को करें। तो इस समय ये बहुत ज़रूरत है कि शिक्षा जगत के अंदर इसका एक करिकुलम बनाया जाए, इसका एक अध्याय बनाया जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी के इतिहास को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्वाय साग ऑफ द आइकॉन को 10वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में पुरस्कृत किया गया। मसूरी के 200 साल के इतिहास को सुनहरे पर्दे पर दर्ज कराने वाले क्षितिज शर्मा को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री निर्देशक और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए अभिषेक सिंह नेगी को पुरस्कार मिला है। फिल्म फेस्टिवल में स्वाय सागा ऑफ द आइकॉन अब तक 19 अवार्ड बटोर चुकी है। गणेश सैली और फिल्म निर्माण से जुड़े लोग 10वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 जीतने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है अभिषेक नेगी को सिनेमेटोग्राफी का और फिल्म को मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री 2020 का। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्षितिज शर्मा। बेसिकली ये शुरू हुआ था जब मुझे एक दिन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं श्री के काया, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, हम सब जितने बैठे हैं हम सब चले जाएंगे, हिस्ट्री गायब हो जाएगी, इसको हिस्ट्री को कैप्चर कर लीजिए एक बार फिल्म पे। तो मैंने कहा आप फाइनेंस कर दीजिए और हम कर देंगे। तो कहने लगे ठीक है। हाँ, ना कोई सम डिसाइड हुआ ना कुछ डिसाइड हुआ, कहने लगे करो चलो देखते हैं। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय भट्ट का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया। सरोवर नगरी में मनाए गए जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। इस अवसर पर मंडल नैनीताल द्वारा कर्मकांड के पुरोहितों, परिवारों एवं मंदिरों की सेवा में लगे परिवारों को मोदी किट के रूप में खाद्य सामग्री बांटी गई। जसपुर के नारायणपुर गांव में आज एक पेंगोलिन पहुंच गया। इस पेंगोलिन ने एक बेकार पड़े टायर में शरण ले ली, लेकिन जैसे ग्रामीणों ने इस विचित्र से जीव को देखा तो कौतूहल जाग उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने पेंगोलिन को पत्थर से मारने का प्रयास किया, लेकिन एक शख्स ने लोगों को समझाकर पेंगोलिन को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। ध्याननगर से जो ग्राम पंचायत के जो मणिकांत जी हैं वो मेरे बहनोई हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करा और उन्होंने ऐसे स्थिति बताई कि वो वहाँ पे है। तो नारायणपुर में मैं गया और जाने के बाद में वहाँ देखा कि लोग उसको मार रहे थे और उसको मारने के बाद मैं चंदे से उसको पकड़ा और उसे मैंने कट्टे में डाला और मैं उसको तुरंत ही अपने यहाँ लिया। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने जो डिपार्टमेंट के थे उनको फ़ोन करा। उनको फ़ोन करने के बाद में वो लोग आए और मैंने उनके हैंड ओवर कर दिया। लॉकडाउन में इंसान से लेकर जानवर तक सब परेशान है। इंसान तो जैसे तैसे अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, दूसरे लोग भी उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पशुओं की पीड़ा समझने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन पौड़ी जिले में एसएसपी दिलीप सिंह ने ऐसा काम किया है। उन्होंने पशुओं को एक जगह एकत्रित करके चारा लगातार वो दे रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें खाना भी दे रहे हैं। अब मेरे संज्ञान में ये था कि गिरीश पैनुली जी हो गए और दीपक उनियाल आदि लोग यहाँ जानवरों को जो बोल नहीं सकते हैं उनका ख्याल रख रहे हैं और उसी के संदर्भ में मैं आज स्वयं आया। मैंने कहा अपने हाथ से मैं भी उनको जो है कुछ चारा मैं खिला दूँ। और मैं इन्होंने जो काम लगातार पिछले लगभग जो है 3-4 हफ्ते से कर रहे हैं उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। उसको उत्साहवर्धन के लिए मैं स्वयं आया। मैंने जानवरों को स्वयं खाना मतलब चारा वगैरह उनको हरी घास वगैरह सब खिलाया मैंने। और ये बहुत वास्तव में बहुत प्रशंसनीय काम भी लोग कर रहे हैं और इनके उत्साहवर्धन के लिए मैं स्वयं यहाँ पर आया। कुमाऊं मंडल आयुक्त डॉक्टर नीरज खैरवाल ने यहां कुमाऊं के लोगों से अपील की है कि वो संयम से काम लें और कोरोना को हराने में अपना सहयोग दें। कमिश्नर नीरज खैरवाल, हमारे जो भी कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं उनसे सभी से कुछ चीज़ें शेयर जरूर करना चाहता हूं। अभी 2 केस जो पॉजिटिव आज आए हैं उधम सिंह नगर ज़िले के अंदर और 1 केस कल पॉजिटिव आया था। तो अभी तक जैसा कि अगर आपको अवगत कराएं तो कुमाऊं में जितने भी केस आए थे वो पूर्व में जो भी हमारे कहीं ना कहीं से मरकज़ के से जुड़े हुए जो लोग थे, जो विभिन्न समय पर आए, जो कहीं ना कहीं से उनका कंटेमिनेशन एक दूसरे से हो सकता है। उधमसिंह नगर ज़िले की जो पुलिस है उसकी जिसको कहें अगर हम उन्होंने बहुत ही तत्परता से जो काम किया उसकी वजह से जो आज उधमसिंह नगर ज़िले के पॉजिटिव केस हैं
उनको बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उनमें एक मामला ऐसा था जिसके अंदर 4 लोग कैंटर में सवार होकर के चुपचाप छुप करके बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे और आगे जाकर के कहीं ना कहीं काम करना चाह रहे थे। उनको पुलिस ने रोका, उनसे पूछे, सवाल पूछे, उनको शक हुआ कि कहीं से अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो संभावना हो सकती है। मेडिकल टीम को सूचित किया गया, उनको ले जाकर के टेस्ट किया गया, उनमें से एक का पॉजिटिव आया। लॉकडाउन की वजह से मासूम बच्चे अब दुखी होने लगे हैं। ये अब घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन छूट न होने की वजह से घरों में रहने को मजबूर हैं और ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और रोजा रख रहे हैं ताकि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द खुल जाए और कोरोना खत्म हो जाए। मसूरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक 23 वर्षीय युवती ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। आनंद फानन में परिवार के सदस्यों द्वारा युवती को लाहौर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सरकार लगातार लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है और लॉकडाउन का सख्ती से लागू कर पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। इस नियम का पालन करें, लेकिन शराब माफिया लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं और शराब की सप्लाई लगातार कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।